Hello friends, very good afternoon to all of you. Welcome to Muluka IS in our sociology classes, sociology optional classes, where we have been doing some important topics related to your sociology optional. जहाँ पे देखिए हम आपके साथ पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी का जो हमारा चैप्टर है उसे आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एंड आई होप कि ये सारी चीज़ें जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ डियर फ्रेंड, वो सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही होंगी. You people must be enjoying these lectures and how these concepts are very close to your real life. These concepts are important from UPSC point of view, बट आपके रियल लाइफ से भी काफी एसोसिएटेड है, ऐसा हमने आपके साथ बार बार डिस्कस किया डियर फ्रेंड. सो आई होप कि हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था, हमने आपके साथ डिस्कस किया सिटीजनशिप के बारे में, हमने आपके साथ डिस्कस किया सिविल सोसाइटी के बारे में, हमने आपके साथ डिस्कस किया सोशल मूवमेंट के बारे में. तो आई होप दैट दीज कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर टू यू पीपल. देखिए यहाँ तक जो भी हमने डिस्कस किया, अगर चीजें क्लियर हैं तो से यस दैट दीज थिंग्स आर क्लियर. अगर कोई डाउट है डियर फ्रेंड तो यू पीपल में आस्क दोस डाउट्स. यहाँ तक देखिए जो भी हमने आपके साथ डिस्कस किया उसे लेके कोई डाउट? गुड आफ्टरनून नीलेश. अदर्स दोज हु आर प्रेजेंट इन क्लास प्लीज मेंशन योर नेम. आरजू गुड आफ्टरनून. मीडिया एक्सपोजर से रिलेटिव डिप्रिवेशन कैसे होता है? आरजू ये नहीं समझ पाया. जब आप देखें कोई ऐसा सोशल मीडिया, आप देखें फेसबुक देखती हैं आप, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें देखती हैं और एक इमेज, उस पर एक इमेज आप देखती हैं. एक इमेज देखती हैं वुमेन की, एक इमेज देखती हैं गर्ल्स की. तो ये कई बार ऐसा होता है जो लड़की कानपुर में है, जो लड़की सपोज के लिए गोरखपुर में है, बी क्लास टाउन में है, और कोई लोग जो ए क्लास टाउन में है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है. तो देखिए वहां पे जो गर्ल है, इस सोशल मीडिया पे या जो मीडिया पे आप इमेज देते हैं गर्ल्स की, उसे लेके आपकी एस्पिरेशंस क्या होती हैं? बढ़ती हैं. आपको लगता है कि यू शुड बी लाइक दैट ओनली, कि अर्बन एरियाज में जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहां पे लड़कियां ज्यादा इंपावर्ड हैं, वहां पे लड़कियां ज्यादा फ्री हैं, वहां पे उनका जो आइडिया है लीजर का, रिक्रिएशन का, इंजॉयमेंट का, वो ज्यादा लिबरल है बेसिकली. उसके कंपेरिजन में जो कानपुर में लड़की है, जो इलाहाबाद में है, जो गोरखपुर में, उतनी ज्यादा वो इंपावर्ड नहीं फील कर रही है. तो कि यहाँ पे आप एक तरह का रिलेटिव डिप्रिवेशन फील करते हैं. आपको लगता है कि यू आर सपोज टू हैव दैट काइंड ऑफ लिबर्टी, दैट काइंड ऑफ फ्रीडम, दैट काइंड ऑफ एडवेंचर, बट वो चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं है. तो मीडिया आपकी एक आइडेंटिटी बनाने में हेल्प करती है, मीडिया आपकी एस्पिरेशंस को बढ़ाने में हेल्प करती है. यू स्टार्ट आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ विद दैट एंकर, जो आज तक पे या एबीपी न्यूज पे जो एंकरिंग कर रही लड़की, उसके साथ आप आपको देख पाती हैं कि मैं भी ऐसा बनना चाहती हूँ, मैं भी इतना सशक्त बनना चाहती हूँ, और वो शायद नहीं हो पाता जिस सोशो कल्चरल फ्रेमवर्क में आप रह रही होती हैं. देन इट मे गिव राइज टू ए काइंड ऑफ डिप्राइवेशन, इट मे गिव राइज टू रिलेटिव डिप्रिवेशन. सो जिस तरह की आइडेंटिटी बिल्डिंग मीडिया के थ्रू होती है, जिस तरह का परसेप्शन आप अपने बारे में बनाते हैं, जिस तरह के रिस्ट्रिक्शंस आपके आसपास हैं, उसे लेके एक तरह की आपके अंदर सोच आती है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग डियर फ्रेंड, कि कई बार मीडिया एक्सपोजर भी रिलेटिव डिप्रिवेशन को क्या कहता है? बढ़ावा देता है. दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? ये बात आरजू समझ में आ रहा है कि कैसे मीडिया एक्सपोजर रिलेटिव डिप्रिवेशन को बढ़ावा देता है? दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड? पूजा, आरजू, थॉमस, गुरमिंदर जीत, निशा, भावना, सभी को देखिए गुड आफ्टरनून. और देखिए लास्ट क्लास में जो भी हमने डिस्कस किया उसे लेके अगर कोई डाउट है तो प्लीज आस्क. अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज वी विल प्रोसीड फर्दर. यहां तक कोई डाउट है किसी को? देखिए यहां तक बिल्कुल कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे. और देखिए जिस तरह की इमेज आप देख रहे हैं, ये एक इमेज है जहां पे हम आपके साथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं आज, दैट इज सोशल रिवॉल्यूशन. तो देखिए सोशल रिवॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे या रिवॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे. अभी तक हमने आपके साथ डिस्कस किया किसके बारे में? वी डिस्कस टिल नाउ अबाउट सोशल मूवमेंट. और जब सोशल मूवमेंट को मैं एक्सप्लेन कर रहा था आप लोग को, तो व्हाट आई डिस्कस विद यू पीपल, मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रहा था कि सोशल मूवमेंट से तात्पर्य, सोशल मूवमेंट से मतलब कलेक्टिव एक्शन से है, ग्रुप एक्शन से है, इंडिविजुअल एक्शन से नहीं है डियर फ्रेंड. सो व्हेन कलेक्टिविटी ऑफ पीपल, a group of people, they coordinate their resources, pooling up their resources
in a coordinated manner with an objective that they are going to achieve this particular objective, that kind of collective action, that is known as social movement. उसको हम social movement discuss कर रहे थे कि collectivity of people pooling up their resources, they are trying to achieve certain things that sustains over a period of time, जिसमें एक आइडियोलॉजी की जरूरत है, एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, एक लीडरशिप की जरूरत है और एक चेंज ओरिएंटेशन की जरूरत है. If these things are present, then that kind of the collective action is known as social movement. This thing is getting clear to all of you or not? ये बात सभी को समझ में आ गया? अभी रिवॉल्यूशन अभी मैंने एक्सप्लेन किया नहीं है. रिवॉल्यूशन अभी एक्सप्लेन करूंगा निशा, अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया. अभी बस मैं जो लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था सोशल मूवमेंट के बारे में, दैट आई वाज जस्ट टेलिंग कि सोशल मूवमेंट में एक कलेक्टिविटी ऑफ पीपल इन्वॉल्व है, सोशल मूवमेंट में एक आइडियोलॉजी इन्वॉल्व है, सोशल मूवमेंट में एक लीडरशिप इन्वॉल्व है, सोशल मूवमेंट में एक चेंज ओरिएंटेशन इन्वॉल्व है. सो ऑल दीज थिंग्स आर इन्वॉल्व इन सोशल मूवमेंट. दैट एस्पेक्ट आई डिस्कस विद यू पीपल. ये आप सभी को समझ में आया था? हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि व्हाट कॉजेस सोशल मूवमेंट, सोशल मूवमेंट के सोर्स क्या हैं, जहां पे हमने बात की थी रिलेटिव डिप्रिवेशन की, जहां पे हमने आपके साथ बात की थी कि देयर आर सर्टेन अदर थिंग्स लाइक रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर चेंज हो जाता है, मीडिया का एक्सपोजर हो जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ के टाइम पे ऐसा रिलेटिव डिप्रिवेशन बढ़ने का चांस होता है. एक हमने आपके साथ थ्योरी डिस्कस की स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थ्योरी. स्ट्रक्चरल स्ट्रेन थ्योरी को लेके क्लैरिटी है आप लोग को, उससे रिलेटेड कोई डाउट नहीं है. नील जे स्मेल्सर बता रहे थे कि अगर किसी भी सोसाइटी को सर्वाइव करना है तो एक मिनिमम कंसेंसस की जरूरत होती है. वो मिनिमम कंसेंसस जब डिस्टर्ब होता है देन ओनली देयर विल बी स्ट्रक्चरल स्ट्रेन, एंड दैट स्ट्रेन इफ इट गोज बियॉन्ड रेजिलियंस लिमिट ऑफ सोसाइटी, जितना दबाव सोसाइटी सह सकता है उससे बियॉन्ड अगर हो जाता है तब क्या होता है, एक सोशल मूवमेंट होता है. दीज एस्पेक्ट्स आई डिस्कस. हमने आपके साथ ये भी डिस्कस किया कि वो कौन से लोग होंगे जो इस सोशल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे. एक बुक के बारे में मैंने आपके साथ बात की, ट्रू बिलीवर, एरिक हॉइफर ने लिखी है ट्रू बिलीवर. उसमें ऐसा बता रहे थे कि दोज पीपल हु ऑलवेज हैड a very high impression about themselves, those people who always wanted to be very creative in their life, they are the most likely people who will get attracted towards social movement. That also I discuss with you people, and I hope कि यहाँ तक जो भी हमने आपके साथ डिस्कस किया, यहाँ तक आप किसी को कोई डाउट नहीं है. So देखिए अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है then we will start with new concept, that is revolution. यहाँ तक कोई डाउट नहीं डियर फ्रेंड? फाइन. किसान, देखिए आप खुद ही देखिए पूजा बोल रही है कि किसान आंदोलन है, तो जब आप किसान आंदोलन बोलेंगे मतलब क्या है ये? जब आप किसान आंदोलन बोलेंगे तो व्हाट एग्जैक्टली इट इज. बट हमने आपके साथ डिस्कस किया ना, देखिए लीडरशिप बहुत क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए. लीडरशिप डिफाइन होनी चाहिए कि कौन लीड कर रहा है बेसिकली है. तो आप एक कलेक्टिव लीडरशिप लेके आए हैं कि ये संयुक्त किसान मोर्चा है और संयुक्त किसान मोर्चा इसे लीड कर रहा है बेसिकली है. और अब ये प्रोटेस्ट की जो डिफिनेशन है उससे बियॉन्ड चला गया है बेसिकली है. अब ये एक कलेक्टिव मूवमेंट है जिसको समाज के अलग अलग वर्गों का सपोर्ट मिल रहा है और ऑलमोस्ट 1 महीने से ज्यादा ये सस्टेन हो गया है. तो अब ये उस स्पोरेडिक इवेंट की तरह से नहीं है कि बस किसानों ने बोला कि एक दिन आज बंद रखेंगे, आज पंजाब बंद रखेंगे, आज हरियाणा बंद रखेंगे. बोले सस्टेनेंस है इसमें, और इसमें आइडियोलॉजी भी है. इसमें कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजिकल प्रेजेंस से एक लीडरशिप इमर्ज हो रही है. संयुक्त किसान मोर्चा सामने आए हैं, दे आर सेइंग कि वी आर लीडिंग, यू आर ट्राइंग टू रेजिस्ट अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ चेंज. तो कहीं ना कहीं ये अब अपने पीक पे पहुंच चुका है और गवर्नमेंट निगोशिएशन के बाद निगोशिएशन करेगी इससे किसानों के साथ. तो ये कहीं ना कहीं एक किसान आंदोलन है, प्रोटेस्ट से आगे जा चुका है. ये बात समझ पा रही है पूजा? नाउ दिस इज नॉट अ सिंपल प्रोटेस्ट. ये कोई सिंपल प्रोटेस्ट नहीं कि पुतले जलाए जा रहे हैं और ऐसा रहे. अब ये इसने एक फॉर्म ले लिया है मूवमेंट का और उसे इंटेंसिफाई कर रहे हैं कौन? फार्मर्स अक्रॉस इंडिया. एंड गवर्नमेंट उसके साथ निगोशिएट करिए, एडजस्टमेंट करिए, जैसा कि देखिए डेमोक्रेसी में होना भी चाहिए कि सरकार को इनसे बात करनी चाहिए, एक मिड वे फाइंड आउट करने की कोशिश करनी चाहिए.
तो देखिए ये पीक है, और पीक पे ही कुछ ना कुछ नेगोशिएशन हो सकता है बिटवीन गवर्नमेंट एंड व्हाट फार्मर्स. सो नाउ वी विल स्टार्ट विद दिस टर्म दैट आई एम रेफरिंग एज रिवॉल्यूशन. तो देखिए हमने आपके साथ अभी तक डिस्कस किया, टिल नाउ वी डिस्कस विद यू दैट सोशल मूवमेंट. और सोशल मूवमेंट के केस में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि सोशल मूवमेंट की अलग अलग स्टेजेस हो सकती हैं. धीरे धीरे मूवमेंट अपना स्पीड लेता है, और ऐसा नहीं होता कि इसको कभी भी आप स्टार्ट कर सकते हैं. तो देखिए जब आप बात करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, जब आप बात बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, तो ये जो मूवमेंट्स रहे हैं इनको मोमेंटम गेन करने में एक टाइम लगा. डेट बताई गई कि इस दिन से हम क्या करेंगे, मूवमेंट स्टार्ट करेंगे. गवर्नमेंट को एक तरह से आपने वार्निंग दी कि हमारा कुछ प्रपोजल है उसे आप एक्सेप्ट कर लीजिए, नहीं तो नेक्स्ट फेज ऑफ द मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, ऐसा आपने बोला. मतलब एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होता है. और हमने आपके साथ डिस्कस किया कि जो भी मूवमेंट्स होते हैं उनका एक साइकिल होता है, क्लियर है, एक लाइफ स्पैन होता है. मूवमेंट अपने पीक पे आता है, कुछ टाइम पीक पे रहता है, उसके बाद मूवमेंट का धीरे धीरे क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं जाके मूवमेंट खत्म हो जाता है. तो इस तरह से मूवमेंट की अलग अलग क्या होती हैं, स्टेजेस होती हैं. और उस स्टेज में पर्टिकुलर मूवमेंट रहता है, उसके बाद उस मूवमेंट का मूवमेंट डिमिनिश हो जाता है, मूवमेंट की डेथ हो जाती है, मूवमेंट डाइल्यूट हो जाता है. तो इस तरह के अलग अलग स्टेजेस आप पाएंगे, जिसमें एक पीक का स्टेज है, एक मोमेंटम गेन करने का स्टेज है. यहाँ पे एक तरह का डिबेट हो रहा है लोगों में कि क्या किया जाए, और जब अपने पीक पे रहता है तो धीरे धीरे मूवमेंट क्या होता है, यही डिक्लाइन हो जाता है. तो इस तरह का एक तरह का लाइफ साइकिल होता है. इस तरह की बहुत सारी स्टेजेस होती है किसकी, सोशल मूवमेंट की. ऐसा रिवॉल्यूशन में नहीं होता. रिवॉल्यूशन के बारे में बोला जा रहा है कि अर्लियर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रिवॉल्यूशन इट वाज नॉट इन सोशियोलॉजी. सोशियोलॉजी में या सोशल साइंसेज में रिवॉल्यूशन की बात पहले नहीं होती थी. अर्लियर दिस कॉन्सेप्ट वाज इन फिजिक्स, फिजिकल साइंसेस, कि जो अर्थ है दैट रिवॉल्व्स अराउंड सन, जो पृथ्वी है सूर्य के चारों तरफ क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, या कोई चीज अपनी एक्सिस पे रिवॉल्व कर रही है. तो रिवॉल्यूशन का जो पूरा कॉन्सेप्ट था ये फिजिकल साइंसेस में यूज होता था, सोशल साइंसेस में यूज नहीं होता था. सोशल साइंसेस में डियर फ्रेंड ये टर्म आया आफ्टर ए पर्टिकुलर इवेंट, जिसको हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन बोला. तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ये जो पर्टिकुलर टर्म है इट केम इनटू प्रोमिनेंस इन सोशल साइंसेस, particularly political science, particularly sociology. So political science, sociology, इन सब्जेक्ट में इस टर्म का क्या किया गया, यूज किया गया. So why this term was used in context of sociology, this term was used in context of political science because of the consequences that it will bring for society. सोसाइटी के लिए ये किस तरह का consequences लाएगा, उसके बेसिस पे this particular term was introduced in context of society. This thing you people are able to understand, dear friends, or not? ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं कि किस तरह से ये जो कॉन्सेप्ट है रिवॉल्यूशन का, इसको सोशियोलॉजी या सोशल साइंसेस में लाया गया. अर्लियर इट वाज ओनली प्रेजेंट इन फिजिकल साइंसेस, नॉट इन सोशल साइंसेस. तो रिवॉल्यूशन से मतलब क्या है ये समझने की कोशिश करेगा. तो बोले ड्रास्टिक चेंज, ड्रास्टिक चेंज इन लेस स्पैन ऑफ टाइम. जब एक ड्रास्टिक चेंज होता है तो that change is known as revolution. So there is a person known as Samuel Huntington, और सैमुअल हंटिंगटन बोले हैं कि जब भी समाज में रैपिड और फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सच रैपिड सच फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज नोन एज रिवॉल्यूशन. तो ऐसे फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन को, ऐसे रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन को सोशल रिवॉल्यूशंस बोला जाता है. डियर फ्रेंड, दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट, ये आप लोग समझ पा रहे हैं. और ये जो चेंजेस होंगे ये अलग अलग डायमेंशन में होंगे, सोशल डायमेंशन में होंगे, पॉलिटिकल डायमेंशन में होंगे, इकोनॉमिक डायमेंशन में होंगे. सो इन डिफरेंट डायमेंशन such kind of the changes they will take place. So such kind of the rapid, such kind of the fundamental transformation in social sphere, economic sphere and political sphere, such kind of the changes are known as social revolution. ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है, फाइन. सो दो चीजों में डिफरेंस आ रहा है अगर आप समझने की कोशिश करें. तो सोशल मूवमेंट से भी चेंज आ रहा है और सोशल रिवॉल्यूशन से भी चेंज आ रहा है. बट दोनों में अगर मैं आपसे पूछूं कि दो प्राइमरी डिफरेंसेस क्या हैं बिटवीन सोशल मूवमेंट एंड सोशल चेंज, विल यू पीपल बी एबल टू एक्सप्लेन और नॉट?
टाइम पीरियड की बात है, और intensity of change Arjun, yeah, the kind of the change you are able to bring, that is far reaching. Not every change will be known as revolutionary change. Revolutionary change, dear friend, ये तब होगा जब जो extent of change है, that is far reaching. Extent of change is far reaching. So such kind of the change will come as a result of revolution. तो एक तो कम टाइम में हो रहा है, और एक रियल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है सोसाइटी का, सोशल स्ट्रक्चर में, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में। मूवमेंट किसी स्पेसिफिक इंटरेस्ट के लिए हो सकता है, ये बात समझ पा रहे हैं। हो सकता है कि किसानों का जो मूवमेंट हो, अगर ये सक्सेसफुल हो तो जो तीनों लॉ लाए हैं सरकार ने उन्हें वापस ले ले, समाज वैसे ही चलता रहेगा जैसे पहले चला था। बट रिवॉल्यूशन के थ्रू देखिए दो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस आ रहे हैं। पहला तो लेस स्पैन ऑफ टाइम में हो रहा है, और दूसरा जो इंटेंसिटी ऑफ चेंज है, that is far reaching. It is going to touch each and every aspect of your society. This thing, dear friends, you are able to understand or not? ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं, dear friend? ये बात सबको क्लियर है? फाइन, ठीक है। तो ये हम ऐसा डिस्कस कर रहे थे, ऐसे फार रीचिंग चेंजेस को, सच फार रीचिंग चेंजेस, दे आर नोन एज रिवॉल्यूशन। और देयर इज अ वन पर्सन, थेडा स्कॉक पैल की बात होती है, एंड शी इज द मोस्ट एस्टैब्लिश, ये सबसे एस्टैब्लिश अथॉरिटी हैं इन स्टडी ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन। इनके मेंशन के बिना आप सोशल रिवॉल्यूशन से रिलेटेड कोई आंसर यूपीएससी में नहीं लिख सकते हैं कहीं पे भी। तो देखिए सोशल रिवॉल्यूशन के मैटर में जो वर्ल्ड में सोशियोलॉजी में सबसे बड़ी एस्टैब्लिश अथॉरिटी हैं, शी इज थेडा स्कॉक पॉल, एंड थेडा स्कॉक पॉल इज सेइंग दैट सोशल रिवॉल्यूशन मींस रैपिड एंड बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। जब समाज में जो उसके मूलभूत जो मूल्य हैं, जो उसके स्तंभ हैं, उनमें परिवर्तन होता है, ऐसे फिनोमिनल चेंज को, ऐसे बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन को ही हम रिवॉल्यूशन बोलते हैं। नॉट एनी काइंड ऑफ चेंज, बट दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ चेंज, दैट विल बी रिफर्ड एज रिवॉल्यूशन। दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? और बोले कि ये फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन देखिए तभी होगा डियर फ्रेंड, जब लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, समाज का एक बड़ा सेक्शन एग्जिस्टिंग सिचुएशन से हैप्पी नहीं है, एग्जिस्टिंग सिचुएशन से कंटेंटेड नहीं है, एग्जिस्टिंग सिचुएशन से सेटिस्फाई नहीं है, then only such kind of the rapid and fundamental transformation will take place in society. So such rapid and basic fundamental transformation in society, that is known as revolution as per Theda Skok Paul. This thing is you are able to understand. और बोलेंगे देखिए दोनों तरह से हो सकता है, ये वॉयलेंट भी हो सकता है और नॉन वॉयलेंट भी हो सकता है। लार्जली देखिए जो रिवॉल्यूशंस होते हैं, जिस तरह का वो चेंज लाना चाहते हैं, वो देखिए बिना वायलेंस के होना मुश्किल होता है, क्योंकि जो स्टैब्लिश एलीट होता है, जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है, वो आर्मी की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की, पुलिस का कंट्रोल करता है। तो जब भी आप इस तरह का चेंज लाने का प्रयास करते हैं, चांसेस देखिए बहुत ज्यादा हाई होते हैं कि सच काइंड ऑफ द फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन कैन नॉट बी ब्रॉट आउट विदाउट वायलेंस। सो ये वायलेंट भी हो सकता है और नॉन वायलेंट भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द रिवॉल्यूशंस दे वर वायलेंट रिवॉल्यूशन because you wanted to bring a remarkable transformation change in society in less span of time, और जो already जो established authority है वो status को maintain करना चाहता है। status को maintain करना चाहता है मतलब आप अगर कहीं पे protest करना चाहते हैं, अगर आप कहीं पे agitation करना चाहते हैं, तो पहले आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, और ये परमिशन देने में ही सरकार बहुत कुछ सोचती है कि ये प्रोटेस्ट कैसा है, क्या पर्पज है, कितने लोग इसमें इकट्ठा होंगे, ये सारी चीजें। क्योंकि कहीं ना कहीं जो सरकारों का ओरिएंटेशन है वो ऑर्डर को बनाए रखने का है, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने का है। और ये जो रिवॉल्यूशंस हैं, इनका ओरिएंटेशन क्या है? इनका ओरिएंटेशन है समाज में आमूलचूल परिवर्तन लाना, स्ट्रक्चरल चेंज लाना, सोसाइटी के सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बदल देना। ये एक एस्पेक्ट है किसका? ये एक एस्पेक्ट है रिवॉल्यूशंस का। तो कहीं ना कहीं ये जो रिवॉल्यूशंस होती हैं, ये जो एस्टैब्लिश हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है उसे चैलेंज करते हैं, इसलिए इनके वॉलेंट होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। और तीन तरह के रिवॉल्यूशंस की बात कर रही है कौन? थेडा स्कॉक पॉल पहला जो रिवॉल्यूशन बता रही है वो बता रही है सोशल रिवॉल्यूशन। देखिए सोशल रिवॉल्यूशन जिस तरह की बात कार्ल मार्क्स करते हैं, कार्ल मार्क्स ऐसा बोलते हैं कि जो मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उसमें एक तरह से क्लास एंटागोनिज्म है,
इस क्लास एंटागोनिज्म को एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व नहीं किया सकता, तो हमें एक कम्युनिस्ट सोसाइटी या सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने की जरूरत है जो कि क्लासलेस सोसाइटी होगी, स्टेटलेस सोसाइटी होगी, इसमें सब जगह इक्वालिटी होगी। देखिए इस तरह की जो आप बातें करते हैं ये सोशल रिवॉल्यूशन में आता है। पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन से मेरा मतलब यह है कि जब आप वॉलेंट स्ट्रगल के थ्रू या नॉन वॉलेंट स्ट्रगल के थ्रू इन लेस स्पैन ऑफ टाइम जो एग्जिस्टिंग होल्डर ऑफ पॉलिटिकल पावर होते हैं उन्हें चेंज करके नया पॉलिटिकल एलीट ला देते हैं, ऐसी रिवॉल्यूशंस को पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन बोला जाता है, जिसमें सोसाइटल लेवल पे कोई मेजर चेंज नहीं आता, जिसमें इकोनॉमिक लेवल पे कोई मेजर चेंज नहीं आता, बस पॉलिटिकल लेवल पे चेंज आता है। तो देखिए नवाज शरीफ गए थे कहीं बाहर घूमने के लिए, जब तक वो वापस आए एक मिलिट्री coup हो चुका था या मिलिट्री coup का हो जाना और जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है उसको हटा के एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप पे मिलिट्री लीडरशिप का आ जाना, बाकी सोसाइटी का वैसे ही चलते रहना, ये एक तरह का कैसा रिवॉल्यूशन है? दिस इज अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन। सो दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट कि पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन में केवल पॉलिटिकल एलीट का चेंज होता है, बाकी सोसाइटी और इकोनॉमी में कोई मेजर चेंज नहीं होता। दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड? यहां तक कोई डाउट नहीं है आप सभी को? देन देयर इज अ थर्ड टाइप, और देखिए जो थर्ड टाइप होती हैं दे आर नोन एज रिवॉल्यूशन फ्रॉम द टॉप। रिवॉल्यूशन फ्रॉम द टॉप में क्या होता है कि केवल पॉलिटिकल एलीट चेंज होते हैं बट किसी वॉयलेंस के थ्रू नहीं, विदाउट मच वॉयलेंस पॉलिटिकल एलीट बदल जाते हैं। और जब ये पॉलिटिकल एलीट बदल जाते हैं उसके बाद डियर फ्रेंड जो नए पॉलिटिकल एलीट आते हैं वो समाज में बहुत सारा परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। जैसे ईरान के केस में आप एक कल्चरल रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, जब ईरान के शाह जो वहां के किंग थे उन्हें देश छोड़ के जाना पड़ा और एक नई तरीके की थियोक्रेटिक सोसाइटी बनी, वहां पे नए तरीके का पॉलिटिकल एलीट आए जो अयतुल्ला अल खुमैनी थे जो ईरान से बाहर कहीं रह रहे थे, वो वापस आते हैं और वो सत्ता अपने हाथ में लेते हैं और ईरान को एक वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी जिसके मॉडल पे वो चल रहा था उससे वो एक इस्लामिक डेमोक्रेसी में उसे कन्वर्ट करते हैं। तो पहले पॉलिटी का ट्रांसफर होता है, पॉलिटिकल पावर का ट्रांसफर होता है और उसके बाद जो लोग पॉलिटिकल पावर में आते हैं वो समाज में इंपॉर्टेंट सोशल इकोनॉमिक और कल्चरल चेंज लाने की कोशिश करते हैं। सच काइंड ऑफ द चेंजेस आर नोन एज रिवॉल्यूशन फ्रॉम द टॉप, रिवॉल्यूशन फ्रॉम द अबव, जिसमें केवल पॉलिटिकल एलीट का ट्रांसफर हुआ, उसके बाद जो नए पॉलिटिकल एलीट आ रहे हैं वो रिमार्केबल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन या इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश करते हैं। तो सच थ्री काइंड ऑफ द रिवॉल्यूशंस दैट हैव बीन एक्सप्लेन्ड बाय थेडा स्कोगपैल। दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? ये बात सभी को समझ में आ रहा है? सोशल रिवॉल्यूशंस, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन एंड रिवॉल्यूशन फ्रॉम टॉप, रिवॉल्यूशन फ्रॉम अबव, ये चीजें समझ में आ रही है सभी को? इसमें किसी को कोई डाउट नहीं डियर फ्रेंड? फाइन। इसके लिए और भी बहुत सारी वैरायटी हो सकती है। कई बार ये अटेम्प्टेड रिवॉल्यूशन होता है। अटेम्प्टेड रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, 1857 में आपने क्या किया, रिवॉल्ट किया, बट वो रिवॉल्ट समहाउ ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया, तो इसको अटेम्प्टेड रिवॉल्यूशन बोलते हैं कि आपने अटेम्प्ट लिया बट उसे क्या किया गया, सप्रेस कर दिया गया। देन एक एंटी कॉलोनियल रिवॉल्यूशन की बात होती है और बोले कि जिस तरह का समाज इन सोसाइटीज ने बनाया जो पहले कॉलोनियल सोसाइटीज थी, दे वर कॉलोनाइज्ड बाय ब्रिटेन, दे वर कॉलोनाइज्ड बाय फ्रांस, द काइंड ऑफ द सोसाइटी दैट दे हैव क्रिएटेड वंस दे गॉट डीकोलोनाइज्ड, उसे भी हम रिवॉल्यूशन से कम किसी कैटेगरी में नहीं रखेंगे। दैट इज ऑल्सो ए कैटेगरी ऑफ रिवॉल्यूशन ओनली। बट ये टाइम हो सकता है कि किसी देश में एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल में 20 साल लगे हों, किसी देश में 100 साल लगे हों, बट द काइंड ऑफ द चेंज इज देयर, दैट इज रिवॉल्यूशनरी चेंज। What was there during British colonial period and what is there after end of colonization, ये एक तरह का रिवॉल्यूशनरी चेंज है। तो इसको भी लोग बोलते हैं कि ये एंटी कॉलोनियल रिवॉल्यूशन का एग्जांपल है। बहुत जगहों पे अटेम्प्टेड रिवॉल्यूशन होती है बट सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं, उसे सप्रेस कर दिया जाता है। तो ये सब टाइपोलॉजी है किसकी, रिवॉल्यूशन की। सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ रिवॉल्यूशन। दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड डियर फ्रेंड और नॉट? थर्ड टाइप ऑफ रिवॉल्यूशन नीलेश में बोल रहा हूं, ये है रिवॉल्यूशन फ्रॉम टॉप।
रिवॉल्यूशन फ्रॉम टॉप से मेरा मतलब यह है कि जो टॉप लेवल पे जो पॉलिटिकल एलिट है, जो टॉप लेवल पे, उसमें बस चेंज आया है। तो चेंज आया है दैट इज ओनली इन पॉलिटिकल एलिट, इसमें आप चेंज ला रहे हैं। और ये जो पॉलिटिकल एलिट है उसके बाद पावर में आने के बाद ये लार्ज स्केल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, लार्ज स्केल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की कोशिश कर रहा है। ऐसे रिवोल्यूशंस को आप रिवोल्यूशन फ्रॉम टॉप बोलते हैं। दिस थिंग नीलेश यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? ये बात समझ पा रहे हैं? ये तीनों समझ में आ रहा है आप लोग को? फाइन। सो देखिए, सोशल रिवोल्यूशन, पॉलिटिकल रिवोल्यूशन एंड रिवोल्यूशन फ्रॉम टॉप, सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ रिवोल्यूशन। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए, हम आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि सोर्स क्या है, रिवोल्यूशन होता क्यों है, बेसिकली है उसके कारक क्या है, वो क्या चीजें हैं जो सोसाइटी में रिवोल्यूशन लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। दिस थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड डियर फ्रेंड कि व्हाई रिवोल्यूशंस दे टेक प्लेस इन सोसाइटी, या सोसाइटी में क्यों रिवोल्यूशन आता है। तो देखिए, वन वेरी गुड अटेम्प्ट वाज टेकन बाय अ पर्सन हुम यू ऑलरेडी नो। इनको देखिए आप लोग पहले से जानते हैं, ये कार्ल मार्क्स है। और कार्ल मार्क्स बोल रहे हैं कि जो सोसाइटी होती है ये एक बिल्डिंग की तरह से है, इसका एक पार्ट जिसको बेस बोल रहे हैं, बेस और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। जो बेस होता है उसमें हमारा देखिए इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है, ऐसा बोले कार्ल मार्क्स। और जो दूसरा होता है बिल्डिंग, जो अपर पार्ट होता है, उसमें हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है। Political structure is determined by what? Base. So base determines what? Political structure of society. So जो भी political structure होगा, that will be in accordance with what? Base. So economic chaos, economic class antagonism, that is a source of revolution. और इस बात को उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस तरह से जो ह्यूमन हिस्ट्री है, that is nothing, it is just unfolding of class struggle. क्लासेस के बीच में जो स्ट्रगल हो रहा है उसी की अनफोल्डिंग को एक कांस्टेंट इवोल्यूशन ऑफ हिस्ट्री बोले हैं। तो जिस सोसाइटी की बात कार्ल मार्क्स बोले थे, कैपिटलिस्ट सोसाइटी की, बोले कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी से एक नई सोसाइटी बनेगी, सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट सोसाइटी, नॉट थ्रू ग्रेजुअल मैनर, रिवॉल्यूशनरी तरीके से। और ये रिवॉल्यूशन इसलिए होगा कि इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, जहां पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जहां पे फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है, जहां पे रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है, इनको कंबाइन करके वो मोड ऑफ प्रोडक्शन बोले थे। मोड ऑफ प्रोडक्शन में 2 क्लासेस है, क्लासेस ऑफ हैव्स और क्लासेस ऑफ हैव्स नॉट। तो देखिए, जो हैव्स और हैव्स नॉट हैं, इनके बीच में जो कंफ्लिक्ट होगा उसके रिजल्ट में रिवॉल्यूशन आएगा। सो इनके बीच में जो क्लास एंटोगनिज्म है, इनके जो इंटरेस्ट है एक दूसरे के अपोजिट हैं, जिनको एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क में सॉल्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो पॉलिटिकल एलिट है वो इकोनॉमिक एलिट के एजेंट की तरह से काम कर रहे हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव की तरह से काम कर सकते हैं। इसलिए इसका सोल्यूशन बस यही है कि एक रिवॉल्यूशनरी चेंज आए, और ऐसे रिवॉल्यूशनरी चेंज के थ्रू हम एक क्लासलेस सोसाइटी बना पाएंगे, ऐसा बोले थे कार्ल मार्क्स। सो अकॉर्डिंग टू मार्क्स, सोर्स ऑफ रिवॉल्यूशन लाइज वेयर? सोर्स ऑफ रिवॉल्यूशन लाइज इन economic structure of society. Economic structure is full of class antagonism. Different classes are there जिनके हित, इनके इंटरेस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं, और उस एंटागोनिज्म को एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। इसलिए रिवॉल्यूशंस की जरूरत है, जिससे एक नया सोसाइटी, एक नया पॉलिटी, एक नया इकोनॉमी क्या किया सके, क्रिएट किया जा सके। इसकी बात कर रहे थे कार्ल मार्क्स। दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट डियर फ्रेंड? ये बात आप लोग को समझ आ रही है? देखिए, व्हाट कार्ल मार्क्स वाज सेइंग, दिस थिंग ऑलरेडी आई डिस्कस मल्टीपल टाइम विद यू पीपल, कि मार्क्स का कहना है कि सोसाइटी में 2 तरह की क्लासेस हैं, एक रूलिंग क्लास, एक सब्जेक्ट क्लास। जो रूलिंग क्लास है वो रूलिंग क्लास इसलिए है क्योंकि सोसाइटी के जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उनको कंट्रोल कर रहे हैं कौन? रूलिंग क्लास। एंड जस्ट बिकॉज दे आर एबल टू कंट्रोल इकोनॉमिक रिसोर्सेज, they are in powerful position. So ruling class अपनी पावर को मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं just because of their control over what? Economic resources। और इसी वजह से क्या हो रहा है कि सोसाइटी में एक तरह का एंटोगनिज्म है, सोसाइटी में एक तरह का म्यूचुअल अपोजिशन है बिटवीन रूलिंग क्लास एंड व्हाट? सब्जेक्ट क्लास। और इस
म्यूचुअल अपोजिशन की वजह से डियर फ्रेंड क्या हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस म्यूचुअल अपोजिशन एक तरह का डिससेटिस्फैक्शन है बिटवीन रूलिंग माइनॉरिटी एंड सब्जेक्ट क्लास जो कि मेजॉरिटी में है, जिसमें वर्किंग क्लास है, फार्मर्स हैं, सारे लोग हैं, और ये खुद को ऑर्गेनाइज करेंगे, रूलिंग क्लास को चैलेंज करेंगे, तब एक क्लासलेस सोसाइटी बन पाएगी। बट ये रिवॉल्यूशन के थ्रू होगा, ये कोई इवोल्यूशनरी चेंज नहीं होगा, ये एक तरह का रिवॉल्यूशन होगा। दिस थिंग ऑलरेडी आई हैव डिस्कस विद यू पीपल। ये सभी को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? नहीं, देखिए एग्जाम में डिफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में बस ये पूछा जाएगा कॉजेज ऑफ सोशल रिवॉल्यूशन, consequences of social revolution, what are the factors which will give rise to social revolution, वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से सोशल रिवॉल्यूशन इमर्ज होता है, इस तरह की चीजें पूछी जाएंगी। ये बात समझ पा रही है सीमा? ठीक है, फाइन। अब देखिए दैट थिंग आई डिस्कस विद यू पीपल कि कैसे कि कास्ट इकोनॉमिक इंटरेस्ट या क्लैश ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सो बोले कि सोर्स लाइज इन इकोनॉमिक सोर्सेस, क्लैश ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इट विल लीड टू क्लास एंटोगनिज्म, और ये जो क्लास एंटोगनिज्म है ये एग्जिस्टिंग जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसमें इसे रिजॉल्व नहीं किया जा सकता। तो अगर इस क्लास एंटोगनिज्म को, ये क्लास जो हेट्रेड है एक क्लास की दूसरे क्लास के प्रति, अगर इससे सॉर्ट आउट करना है डियर फ्रेंड, तो आप रिवॉल्यूशन के थ्रू ही कर सकते हैं। इस बात को बता रहे हैं कार्ल मार्क्स। दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड डियर फ्रेंड और नॉट? ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं? सभी लोग समझ पा रहे हैं दिस थिंग को? फाइन। Then there is another person, his name is L.K. Edward। और देखिए L.K. Edward एक बुक लिख रहे हैं, उस बुक का टाइटल है नेचुरल थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन। नेचुरल थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन ये जो बुक है उसमें ये बहुत सारे कारणों के बारे में बता रहे हैं, और बोल रहे हैं, मैंने आपके साथ देखिए एक टाइम पे डिस्कस किया था सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और जब मैं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहा था तो मैंने उसमें बोला था इसमें मीडिया आता है, इसमें प्रोफेशनल ग्रुप्स आते हैं, इसमें यूथ ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, इसमें बहुत सारे तरह तरह के लोग आते हैं। और वन फंक्शन, एक इंपॉर्टेंट रोल जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का, अगर आप लोग को याद हो डियर फ्रेंड, तो ये डिस्कस किया था कि ये लेजिटिमेसी क्रिएट करता है स्टेट के लिए। अगर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस लार्जली सरकार के बारे में अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, मीडिया अच्छा बोल रहा है, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो अच्छा बोल रहे हैं, जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं वो अच्छा बोल रहे हैं, जो यूनिवर्सिटीज के चांसलर हैं, जो डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं वो अच्छा बोल रहे हैं, क्योंकि सरकारों को भी लगता है कि हाँ सही बात है, कोविड महामारी के दौर में सरकार अच्छा काम कर रही है। व्हेन एवरीवन इज स्पीकिंग वर्ड, व्हेन एवरीवन इज स्पीकिंग गुड, देन आपको ऐसा लगता है कि सही में चीजें क्या हो रही हैं, अच्छी अच्छी हो रही हैं, ऐसा माना जाता है। बट अगर यही सिविल सोसाइटी ये क्रिटिसाइज करने लगे किसे, स्टेट को, ये क्रिटिसाइज करने लगे गवर्नमेंट को, तो देखिए गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी कहीं ना कहीं क्या होती है, कम हो जाती है, गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी रिड्यूस हो जाती है। एंड उसी बात को यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर एग्जिस्टिंग रूलिंग एलिट को रिजेक्ट कर देते हैं कौन, इंटेलिजेंसिया, इफ इंटेलिजेंसिया दे रिजेक्ट एग्जिस्टिंग रूलिंग एलिट, देन देयर कैन बी लेजिटिमेशन क्राइसिस, स्टेट के लिए लेजिटिमेशन क्राइसिस हो जाती है, और तब रिवॉल्यूशन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोग एग्जिस्टिंग जो रूलिंग एलिट होता है उसकी कमियों से रूबरू हो जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं एग्जिस्टिंग रूलिंग एलिट, और उनकी जो इमेज बना के रखी होती है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने, दैट इमेज गेट्स ब्लोन ऑफ, तब रिवॉल्यूशन आने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। दिस थिंग यू आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट, कि रिजेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग रूलिंग एलिट बाय इंटेलिजेंसिया, इट मे गिव राइज टू रिवॉल्यूशन। ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, कि एग्जिस्टिंग जो रूलिंग एलिट है उसको अगर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस या जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उसको रिजेक्ट कर दें, उसको क्रिटिसाइज करने लगे, उसके बारे में खराब बोलने लगे, तब रिवॉल्यूशन आने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। ये बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये सिचुएशन पहले से ही खराब है। देखिए रिफॉर्म का मतलब ये होता है कि यू आर मूविंग फ्रॉम समथिंग बैड, पहले बैड सिचुएशन थी, बैड से आप गुड की तरफ जा रहे हैं। देखिए व्हेन यू मूव फ्रॉम बैड टुवर्ड्स गुड, ऐसे चेंज को आप रिफॉर्म बोलते हैं। और कोई सरकार
जिसके बारे में लोगों का परसेप्शन ये था कि एग्जिस्टिंग जो स्ट्रक्चर है वो सही डायरेक्शन में नहीं चल रहा है, जब वो रिफॉर्म स्टार्ट करते हैं, बोलते हैं कि अब हम आपके लिए नई चीजें ला रहे हैं, नया थिंग ला रहे हैं, और उस रिफॉर्म को वो हैंडल नहीं कर पाते हैं और लोगों की एस्पिरेशंस लिमिट के बियॉन्ड चली जाती है, देन देयर आर चांसेस ऑफ रिवॉल्यूशन व्हेन यू स्टार्ट बिगिनिंग रिफॉर्म बट यू आर नॉट एबल टू हैंडल इट। नहीं, आप इसे हैंडल नहीं कर पाते तो किसी भी सरकार के लिए सबसे चैलेंजिंग, सबसे टेंशन वाला टाइम होता है जब वो कोई नई चीज लाती है, ये बोलते हुए कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था वो अच्छा नहीं था, जो हम नया ला रहे हैं वो अच्छा है। तो देखिए, हो सकता है कि जो अभी हमारी एनडीए गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, वो नए कानून ला रहे हैं ये बोलते हुए कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ये रिफॉर्म है। कुछ दिन पहले उन्होंने कुछ इंडस्ट्रियल कोड लाए थे ये बोलते हुए कि लेबर सेक्टर में क्या है, रिफॉर्म है। कुछ टाइम पहले एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस हुई थी ये बोलते हुए कि शिक्षा के स्तर में क्या आएगा, रिफॉर्म आएगा। तो आप एजुकेशनल रिफॉर्म लाने की बात कर रहे हैं, आप लेबर रिफॉर्म लाने की बात कर रहे हैं, आप एग्रीकल्चरल रिफॉर्म लाने की बात कर रहे हैं, मार्केट रिफॉर्म लाने की बात कर रहे हैं। देखिए, आप हर लेवल पे रिफॉर्म लाने की बात कर रहे हैं, बट इससे जुड़ी हुई चीजों को अगर आप मैनेज नहीं कर पाए, अगर लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए, देखिए ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार देखिए ऐसा हो जाता है ना कि आप आर्टिकल 370 को हटा रहे हैं ये बोलते हुए कि जम्मू कश्मीर में विकास आएगा, डेवलपमेंट आएगा, और जम्मू कश्मीर के लिए रिफॉर्म की तरह से 370 को हटाना, और जम्मू कश्मीर में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक साल से वहां पे इनकाउंटर ही चल रहा है, नए नए इनकाउंटर हो रहे हैं, नई नई दिक्कतें आ रही, जो वहाँ की लोकल पार्टीज हैं एसोसिएशन बना रहे हैं, कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का वॉलेशन हो रहा है। आप ऐसा बोल रहे हैं कि आप फार्मर्स के लिए रिफॉर्म लाना चाह रहे हैं, और फार्मर्स सड़कों पे बैठे हुए हैं विंटर में ये बोलते हुए कि हमें ऐसा रिफॉर्म नहीं चाहिए। आप बोल रहे हैं कि आप ट्राइब्स के लिए क्या कर रहे हैं, रिफॉर्म लाना चाहते हैं, और ट्राइबल ग्रुप्स इसका अपोज कर रहे हैं। आप महिलाओं के लिए रिफॉर्म लाना चाहते हैं, वो अपोज कर रहे हैं। आप वर्कर्स के लिए, तो व्हाट आई मीन टू से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखिए जब गवर्नमेंट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया ओनली, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि वेयर एवर गवर्नमेंट्स दे वांट टू ब्रिंग रिफॉर्म, if they are not able to handle these reforms and if they are not able to convince people that yes it is for your betterment, ये आपकी बेहतरी के लिए, then chances are very high that revolutions may take place। ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? This thing you people are able to understand or not? रिफॉर्म्स को आप हैंडल नहीं कर पाएंगे तो रिवॉल्यूशन के चांसेस हाई हैं। ये बात सभी को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? फाइन। थर्ड पॉइंट आई एम सेइंग, ए कैरिज्मेटिक लीडर इज नॉट एबल टू फुलफिल एक्सपेक्टेशंस। एक ऐसा लीडर जिसको लोगों ने पावर में लाया ये सोच के कि आपके सारे जो दुख हैं, आपके सारी जो प्रॉब्लम है, उनका सोल्यूशन आ जाएगा। बट जो कैरिज्मेटिक लीडर है वो एक रूटीन लीडर में कन्वर्ट हो गया। देखिए होता क्या है, जब जो एस्टैब्लिश पॉलिटिकल एलीट है उसको अपोज करते समय आप बहुत क्रिएटिव होते हैं। देखिए, अगर किसी की बुराई करनी हो तो आपको बहुत कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप 10-20 चीजें ऐसी बता देंगे कि तुम में ये भी बुरा है, ये भी बुरा है, ये भी बुरा है। क्रिटिसाइज करने के लिए नॉट मच नॉलेज इज रिक्वायर्ड, बट चीजों को सही करने के लिए, चीजों को डिलीवर करने के लिए उसमें बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं। तो मेनी टाइम इट हैपेंड कि न्यू लीडर इमर्ज, एग्जिस्टिंग लीडर को क्रिटिसाइज करते हुए एक नए लीडर का इमर्जेंस हुआ। उस नए लीडर ने बहुत अच्छे तरीके से जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स उन्हें एक्सप्लेन किया, डायग्नोसिस की, लोगों को कन्विंस किया कि ये सारी दिक्कतें हैं आपकी लाइफ में, और आप सत्ता में आए बेसिकली। बट व्हेन यू केम टू पावर आप डिलीवर नहीं कर पाए, चीजें वैसी की वैसी रह गई, देन लोगों का भरोसा आप में क्या होगा, कम हो जाएगा, और लोग फिर से जो रूटीन इस्टेब्लिशमेंट है उसे ले आएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि इस्टेब्लिशमेंट में प्रॉब्लम नहीं थी, हमारी अपनी कुछ दिक्कतें थी, लीडरशिप में प्रॉब्लम नहीं थी, और ये लीडर जो हमें बहुत सारा होप दे के आया है उससे हमारी होप डिलीवर नहीं है। तो देखिए, जो जिससे आपकी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है उसकी एक गलती को भी माफ करने के मूड में आप नहीं होते हैं, उसकी एक गलती भी आपको बड़ी गलती लगती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई एम सेइंग कि व्हेन charismatic leaders are not able to deliver their promises, then chances are very high that revolution will take place. This thing you people are able to understand or not? ये बात समझ में आ रहा है सभी को?
देखिए कैरिज्मेटिक लीडर जब डिलीवर नहीं कर पाएंगे लोगों की अपेक्षाओं के अकॉर्डिंग, आकांक्षाओं के अकॉर्डिंग, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, तब रिवॉल्यूशन आने के चांसेस हैं। ये बात समझ पा रहे हैं? फाइन। नेक्स्ट थिंग आई एम सेइंग, क्राइसिस ऑफ स्टेट, एग्जिस्टिंग स्टेट स्ट्रक्चर, एग्जिस्टिंग स्टेट स्ट्रक्चर फेसेस मेजर क्राइसिस। मेजर क्राइसिस को फेस कर रहे हैं। मतलब अगर आप जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, आपने कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा, कुछ लोगों ने नहीं भी पढ़ा होगा। देखिए व्हेनेवर यू विल स्टडी अबाउट फ्रेंच रिवॉल्यूशन, आप क्या पाएंगे? आप ये पाएंगे कि एक 7 ईयर वॉर चली किसके बीच में? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, जिसमें फ्रांस का काफी ज्यादा इकोनॉमिक रिसोर्सेस ये बर्बाद हुआ, ड्रेन ऑफ हुआ, और उस वॉर का ऐसा कोई कंक्लूजन भी नहीं निकला। उसी दौरान फ्रांस में करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ा, और एक नई क्लास ऑफ पीपल वहां पे इमर्ज हो रहे थे, जो ट्रेडर्स थे, जो मर्चेंट्स थे, जो बिजनेस क्लास थे। वो रिच तो थे ही, पावरफुल पोस्ट पे जाना चाहते थे, तो पैसा देके उन्होंने ऑफिसेस खरीदना स्टार्ट किया। सो मनी फॉर ऑफिसेस, ऐसी कंट्रोवर्सी, ऐसा स्कैंडल फ्रांस में आया कि जो लोग अभी पावर में हैं वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, एक्सटर्नल फ्रंट पे भी डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। ब्रिटेन को हरा नहीं पाए, 7 साल तक वॉर चली, 7 ईयर लॉन्ग वॉर चली। डोमेस्टिक फ्रंट पे भी डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, इकोनॉमी सबसे खराब फेज से जा रही है। और उसी में इस तरह के स्कैंडल आ गए कि बड़े बड़े ऑफिसेस को पैसा देके लोगों को दिया जा रहा है। सो जब ऐसी बातें आई तो एक लोगों का जो गुस्सा था वो अपने पीक पे चला गया। एंड देन हैपेंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन, बिकॉज जो एग्जिस्टिंग स्टेट था उसकी क्राइसिस हो गई है। सो अभी नेपाल के बारे में मैंने आपको कल या परसों बताया था कि नेपाल में जो सरकार है कोविड-19 महामारी के दौर में कुछ बड़ा अच्छा काम नहीं कर पा रही है, और पिछले 12 सालों में 11 प्राइम मिनिस्टर वहां पे बदल चुके हैं, और पार्टी के अंदर ही बहुत सारी चीजें चल रही हैं। पार्टी के अंदर हर कोई प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, और सडनली अभी एक स्कैम समझ में आया है कि नेपाल के बहुत सारे मिनिस्टर विदेशों में जाके बड़े बड़े होटलों में रह रहे हैं और वहां पे एंजॉय कर रहे हैं। देखिए इस तरह के जब स्कैंडल सामने आते हैं तो रिवॉल्यूशन के चांसेस क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो स्टेट मशीनरी है उसको लेके लोगों की जो लेजिटिमेसी होती है वो लगभग खत्म हो जाती है। देखिए आप सरकारों की बातों को क्यों सुनते हैं? सरकार अगर आपको होती है कि अभी 3 घंटे बाद लॉकडाउन लग गया, आप क्यों अपने घरों में चले जाते हैं? क्यों सड़कों पे नहीं आते? क्योंकि आपको लगता है कि सरकार जो कर रही है कहीं ना कहीं वो आपकी बेहतरी के लिए कर रही है। सरकार अगर आपको बोलती है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अभी ऑफलाइन नहीं चलेंगे, ऑनलाइन चलेंगे, आप ऑनलाइन पढ़ने लगते हैं, चुपचाप आप ऑनलाइन पढ़ने लगते हैं, आप ऐसा कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें आपकी भी बेहतरी है, सोसाइटी की बेहतरी है। बट ऐसी सरकारों के बारे में आपकी ये सोच अगर बदल जाए कि गवर्नमेंट या जो रूलिंग एलिट हैं वॉट एवर दे आर डूइंग फॉर देयर ओन इंटरेस्ट, ऐसे स्कैंडल्स आ जाए, ऐसे स्टिंग ऑपरेशन आ जाए जो एक्सपोज कर दें हमारे मिनिस्टर्स को, तो देखिए लोगों का गुस्सा क्या होगा? अपने चरम पे आ जाएगा। लोग पहले से ही दुखी हैं कोरोना एपिडेमिक की वजह से, इकोनॉमिक लॉसेस की वजह से। सडनली पीपल विल कम ऑन द रोड्स एंड दे विल चैलेंज द एग्जिस्टिंग रूलिंग एलिट। इस तरह से क्राइसिस ऑफ स्टेट इट मे इनवाइट वॉर, रिवॉल्यूशन। ये बात समझ पा रहे हैं डियर फ्रेंड या नहीं? दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? कि क्राइसिस ऑफ स्टेट कैसे रिवॉल्यूशन ला सकती है, ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा है? फाइन। अब देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस विथ यू पीपल, दैट इज रोल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। रोल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड। नहीं है तो आप पाएंगे कि तालिबान स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट चल रही थी कहां पे? अफगानिस्तान। सडनली जो अल कायदा था उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे क्या कर दिया? अटैक कर दिया, और उसकी वजह से यूएस लेड फोर्सेस ने तालिबान स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट को चेंज करके एक डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट वहां पे ला दिया। तो देखिए ये रिवॉल्यूशन है एक तरह से, एक नए तरीके के समाज का आपने गठन करने की कोशिश की अफगानिस्तान में, बट विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल प्लेयर्स। तो देखिए एक्सटर्नल प्लेयर्स ने सद्दाम हुसैन के जो रिजीम है उसे बदल दिया, और इराक में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाने की क्या की कोशिश की। तो दैट इज अ रोल ऑफ व्हाट? एक्सटर्नल रिलेशन। तो समटाइम्स एक्सटर्नल प्लेयर्स दे आल्सो ट्राई टू ब्रिंग व्हाट? रिवॉल्यूशन। तो देखिए नेपाल में एक मॉइस्ट स्ट्रगल चला, मॉइस्ट वहां पे एक उन्होंने मिलिशिया बनाया,
और नेपाली सरकार की सॉवरेंटी को चैलेंज किया, उन माओइस्ट को चाइना से काफी क्या मिला, सपोर्ट मिला, हथियारों का सपोर्ट मिला, ट्रेनिंग मिली, बहुत सारी चीज मिली, और वो नेपाली आर्मी को चैलेंज कर पाए। और फाइनली आज वो माओइस्ट नेपाल की सत्ता में सबसे डोमिनेंट फोर्स हैं। क्योंकि ये जो आप रिवॉल्यूशन कर पाए, बिकॉज देयर वाज सम सपोर्ट फ्रॉम एक्सटर्नल प्लेयर। सो एक्सटर्नल सपोर्ट की मदद से भी रिवॉल्यूशंस लाए जाते हैं। सो योर एक्सटर्नल रिलेशंस दे में ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट इन ब्रिंगिंग रिवॉल्यूशंस। ये बात क्लियर हो रहा है डियर फ्रेंड या नहीं? सो कि दीज आर द सोर्सेस, ये वो पॉसिबल सोर्सेस हैं जिनकी वजह से रिवॉल्यूशंस आ सकती हैं। ये बात सभी को समझ में आ रहा है? पानी दे दियो। फाइन, अब ठीक है, रिवॉल्यूशंस इन कारणों से आ सकता है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये सारी बातें हमने आपके साथ डिस्कस की। बट सवाल ये है कि रिवॉल्यूशन आने के बाद होगा क्या? बेसिकली है कि रिवॉल्यूशंस अगर आ भी गई तो व्हाट एग्जैक्टली विल हैपन? रिवॉल्यूशंस का कॉज क्या है, ये तो हमने आपके साथ डिस्कस किया। 1 2 3 4 5 6 ऐसे बहुत सारे कॉजेस, बहुत सारे कारण हमने डिस्कस किए रिवॉल्यूशंस के। बट रिवॉल्यूशंस का कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, रिवॉल्यूशंस का फाइनल आउटकम क्या हो सकता है? तो पहला आउटकम बोले कि जो मोनार्किकल स्टेट है उन्हें रिप्लेस किया गया रिपब्लिकन सेटअप के थ्रू। तो आप मॉडर्न हिस्ट्री में मुस्तफा कमाल पाशा के बारे में पढ़ेंगे। हाउ मुस्तफा कमाल पाशा ही लेड यंग टर्क मूवमेंट, यंग टर्क रिवॉल्यूशन, और एक जो थियोक्रेटिक काइंड ऑफ सेटअप था वो एक डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ सेटअप में क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया। तो सच थिंग यू विल गेट टू नो इन योर मॉडर्न इंडिया कि कैसे मोनार्किकल टाइप ऑफ जो सेटअप था वो डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ सेटअप में कन्वर्ट हो गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन के थ्रू। तो देखिए रिवॉल्यूशंस के कॉन्सिक्वेंसेस इस तरह के हो सकते हैं कि जो स्टैब्लिश मोनार्किकल एलिट है उन्हें हटा के एक रिपब्लिकन, एक डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ एलिट या सोसाइटी क्रिएट की गई। दैट कैन बी वन कॉन्सिक्वेंस ऑफ रिवॉल्यूशन। और दूसरा बोल रहे हैं कि लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स में काफी इंप्रूवमेंट आ जाता है। कई बार क्या होते हैं, ऑटोक्रेटिक रिजीम होते हैं, डिक्टेटरशिप काइंड ऑफ रिजीम होते हैं, उन्हें हटा के जो लीडर्स रिवॉल्यूशन लाते हैं, देखिए एक तो पॉलिटिकल चेंज लाते ही लाते हैं, बट वो समाज में ये इमेज देने की कोशिश करते हैं कि ये केवल पावर का चेंज नहीं है। इट्स नॉट जस्ट चेंज अबाउट हु इज होल्डिंग पावर, कि पहले कुछ और लोग पावर होल्ड कर रहे थे, अब कुछ और लोग पावर होल्ड कर रहे हैं, बट सोसाइटी के हर रेस्पेक्ट में, एजुकेशन में, हेल्थ में, हाउसिंग में, वुमेन की कंडीशन में, वीकर सेक्शन के पर्सपेक्टिव में, हर पर्सपेक्टिव में लगे कि हाँ कुछ नया बदलाव हुआ है। तो अगर आप देखें क्यूबा में ऐसी रिवॉल्यूशन हुई, वेनेजुएला में ऐसी रिवॉल्यूशन हुई, उसके बाद जो सरकारें आई उन्होंने कम्युनिस्ट पैटर्न पे रूल करने की कोशिश की और शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा काम किया उसने। तो देखिए अगर आप देखें कैपिटलिज्म को और सोशलिज्म को, तो कैपिटलिज्म बेस्ड है इंडिविजुअलिज्म पे, कैपिटलिज्म बेस्ड है ग्रोथ पे, कैपिटलिज्म में कंपटीशन है, कैपिटलिज्म में रेस है, प्रतिस्पर्धा है। बट सोशलिज्म में क्या है, इक्विटी की बात है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, डेवलपमेंट की बात है। जैसे बहुत सारे देश में जिन्होंने ऐसा बोला कि हमारे यहाँ कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुई, लेफ्ट सपोर्टेड रिवॉल्यूशन हुई, और ऐसी रिवॉल्यूशन के बाद जो समाज उन्होंने बनाया उसमें रिमार्केबल चेंज देखा गया। हेल्थ स्टैंडर्ड में हेल्थ एक्सेस को उन्होंने फ्री कर दिया सभी के लिए, एजुकेशन की एक्सेस को फ्री कर दिया कि कोई ट्यूशन फी नहीं लगेगी, कोई कोचिंग फी नहीं लगेगी, जहां पढ़ना है वहां पढ़िए, सरकार आपके लिए क्या देगी, पैसे देगी। तो देखिए इस तरह से लोगों की लाइफ में रियल टाइम में काफी इंपॉर्टेंस आया। तो दिस थिंग हैपेंस व्हेन रिवॉल्यूशन टेक्स प्लेस। सो गुरविंदर सिंह कौन सा पॉइंट बोल रहे हैं, कौन सा पॉइंट रिपीट कर दूं? मोनार्किकल एलीट इज रिप्लेस्ड बाय रिपब्लिकन एलीट, ये वाला पॉइंट बोल रहे हैं। दिस पॉइंट यू आर सेइंग कि आई शुड रिपीट, ठीक है। सो ये रिवॉल्यूशंस क्या होती हैं, ऐसे पॉलिटिकल सेटअप पे जो राजशाही मोनार्की पे बेस होती हैं उन्हें हटा के रिपब्लिकन काइंड ऑफ सेटअप लाते हैं, जहां पे जो स्टेट का हेड होगा वो प्रेसिडेंट होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा और उसका इलेक्शन होगा। मतलब कोई भी व्यक्ति सोच सकता है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, कोई भी पर्सन सोच सकता है कि वो प्रेसिडेंट बन सकता है। सो दैट इज वन इंपैक्ट ऑफ व्हाट रिवॉल्यूशंस, कि सच रिवॉल्यूशंस दे ट्राई टू ब्रिंग सच काइंड ऑफ चेंजेस। वो इस तरह के चेंजेस आते हैं कि सोसाइटी में
समाज में हम जिस तरह की राजशाही वाली व्यवस्था है, मोनार्किकल काइंड ऑफ व्यवस्था है, उसे चेंज करके एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन काइंड ऑफ सेटअप लाया जा सके। दैट इज वन पॉसिबल आउटकम ऑफ रिवॉल्यूशन। इसलिए रिवॉल्यूशंस आती हैं कि मोनार्की को बदल करके डेमोक्रेसी ला सके। ये बात समझ पा रहे हैं गुरमिंदर? दिस थिंग इज क्लियर और नॉट? फाइन। The next thing what I'm saying, next thing I'm saying is sometimes ये जो रिवोल्यूशंस आती हैं, ये आती हैं तो ये बोल के कि हम डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ रिजीम लाएंगे, लोगों को ज्यादा फ्रीडम देंगे, लोगों को ज्यादा हैप्पीनेस होगी। बट वंस अ न्यू काइंड ऑफ द पॉलिटिकल एलीट दे कम टू पावर थ्रू रिवोल्यूशन, दे सिंस दे आर थिंकिंग कि वॉट एवर दे आर डूइंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, तो अपोजिशन को लेके, चैलेंज को लेके वो पॉजिटिव नहीं रहते। सो दे डोंट इनकरेज एनी काइंड ऑफ अपोजिशन, दे डोंट इनकरेज एनी काइंड ऑफ द चैलेंज टू देयर एस्टैब्लिश अथॉरिटी। तो देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो रिवॉल्यूशंस होती हैं, ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स ऑफ एजिटेशन, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स ऑफ हैविंग अल्टरनेट व्यूज, अल्टरनेट ओपिनियन, उन्हें डिस्करेज करते हैं और ये बोलते हैं कि जो नया एलिट आया है, whatever they are doing for the betterment of society। और अगर आप उसका अपोज कर रहे हैं, मतलब आप सोसाइटी का अपोज कर रहे हैं, आप स्टेट का अपोज कर रहे हैं, तो ये अपोजिशन को सप्रेस करते हैं। साइलेंटली लोग गायब हो जाते हैं, जहर दे दिया जाता है। नहीं है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस आप पाएंगे कि जिन लोगों ने ऐसे लीडर्स का अपोज किया जो रिवोल्यूशन के थ्रू पॉलिटिकल एलीट बने, उन्होंने पावर में आने के बाद, देखिए कल तक यू वर द एजेंट ऑफ चेंज, यू वर टॉकिंग अबाउट स्वराज, you were talking about democracy, but once you came to power, you became the first one to kill those concepts, you became the first one to discourage those concepts। तो ऐसी चीजें हो रही हैं। ये बात समझ पा रहे हैं कि कैसे रिवोल्यूशंस कई बार डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, डेमोक्रेटिक जो स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें किल करता है। ये बात समझ पा रहे हैं डियर फ्रेंड या नहीं? This thing you people are able to understand or not? फाइन। अब देखिए बोलेंगे ठीक है, दिस इज द रिवॉल्यूशन, दीज आर द कॉजेज ऑफ रिवॉल्यूशन एंड दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिवॉल्यूशन। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ रिवॉल्यूशन? क्या अब जिस वर्ल्ड में हम लोग रह रहे हैं, 21st सेंचुरी, 21st सेंचुरी में देखिए एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, आइडिया ऑफ इंक्लूसिव सोसाइटी, आइडिया ऑफ वेलफेयरिज्म। तो देखिए हर स्टेट इस तरह की बातें कर रहा है कि कुछ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑफ गवर्नेंस हैं, उन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑफ गवर्नेंस के अकॉर्डिंग हम सभी लोग क्या कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं। जो इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज हैं वो ऐसी कंडीशंस लगाती हैं कि जो भी आप गवर्नेंस कर रहे हैं, जो भी आप एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, आप इंश्योर करिए कि कोई भी सेक्शन उसमें छूट न जाए, सभी को बराबर की भागीदारी हो। तो बोले कि जब सरकारें थ्रू आउट द वर्ल्ड दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर सेंसिटिव whether there is chance of any such revolution or not, तो आंसर कैन नॉट बी इन बाइनरी अपोजिशन यस और नो। देखिए ऐसा बताया नहीं जा सकता कि भविष्य में रिवोल्यूशंस होंगी या नहीं होंगी, क्योंकि इधर बीच ऐसा देखा जा रहा है कि इस तरह के रिवोल्यूशंस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो थ्रू आउट द वर्ल्ड जो भी गवर्नमेंट्स हैं, हर गवर्नमेंट ऐसा क्लेम कर रही है कि हम सबके डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। सो सरकारों का वेलफेयरिस्ट हो जाना, गवर्नमेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड का सेंसिटिव हो जाना, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका और ज्यादा सुपरवाइजरी हो जाना, बहुत सारे इंटरनेशनल एनजीओस का इमर्ज हो जाना, बहुत सारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का इमर्ज हो जाना, ये इंश्योर करते हैं कि जो भी सोल्यूशन आए वो डायलॉग के थ्रू आए, जो भी सोल्यूशन आए वो बातचीत के थ्रू आए, जो भी सोल्यूशन आए वो कंप्रोमाइजेस के थ्रू, एडजस्टमेंट के थ्रू, अकोमोडेशन के थ्रू, निगोशिएशन के थ्रू आए, ना कि थ्रू रिवॉल्यूशन जिसमें कई बार पब्लिक प्रॉपर्टी का लॉस होता है, ह्यूमन लाइफ का लॉस होता है। तो यू मे नॉट सी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इन योर लाइफ बिकॉज नाउअडेज स्टेट्स थ्रू द वर्ल्ड दे आर स्लोली एंड ग्रेजुअली बिकमिंग मोर सेंसिटिव, मोर रिस्पॉन्सिव, मोर वेलफेयरिस्ट इन देयर ओरिएंटेशन। इसलिए नियर फ्यूचर में मेजर रिवॉल्यूशन आने के चांसेस नहीं दिखते। ये बात समझ पा रहे हैं डियर फ्रेंड?
यहां तक कोई डाउट नहीं है? इसी से जुड़ा हुआ देखिए एक कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, एक नई चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, इसी से जुड़ी हुई एक कॉन्सेप्ट। और देखिए वो कॉन्सेप्ट है आइडिया ऑफ प्रेशर ग्रुप। हम आपके साथ डिस्कस करेंगे प्रेशर ग्रुप्स के बारे में कि व्हाट ऑल आर दीज प्रेशर ग्रुप्स, जिनको आप दबाव समूह भी बोलते हैं, कि प्रेशर ग्रुप्स क्या हैं, इन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए रिवॉल्यूशन के बारे में जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, उसे लेके अगर कोई डाउट है तो प्लीज से यस, अदरवाइज से नो डाउट, थम्स अप दीजिए, जिससे मैं समझ में आएगी अभी तक कोई डाउट नहीं है। फिर देखिए हम आपके साथ ये प्रेशर ग्रुप वाली चीजें डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोग एक नए कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज प्रेशर ग्रुप। ठीक है, तो यहां तक देखिए चीजें समझ में आ रही हैं, अच्छी बात है। और देखिए ये जो अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस पे आप लोग यूपीएससी के जो क्वेश्चंस आए उन्हें भी देखते रहिए। मैं क्लास में भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, बट आई एम थिंकिंग कि ये जो अंडरस्टैंडिंग है उससे आप यूपीएससी के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें जरूर एड्रेस कर पाएंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रेशर ग्रुप। देखिए प्रेशर ग्रुप होता क्या है, उसका कोई एग्जांपल दे पाएंगे आप लोग? व्हाट एग्जैक्टली इज प्रेशर ग्रुप? प्रेशर ग्रुप की यूटिलिटी क्या है? प्रेशर ग्रुप है क्या, देखिए उसका मतलब क्या है, उसकी यूटिलिटी क्या है, कुछ बताइए, फिर मैं तो आपको बताऊंगा ही। व्हाट एग्जैक्टली इज प्रेशर ग्रुप? देखिए नाम से ही क्या लग रहा है, नाम से ही लग रहा है कि ये दबाव समूह है, कहीं ना कहीं प्रेशर बनाने के लिए। सो देखिए प्रेशर ग्रुप रिफर्स टू दोज ग्रुप्स दैट ट्राई टू इन्फ्लुएंस फॉर्मल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व इन इट। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हुए बिना आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, ऐसे ग्रुप को, ऐसे समूह को प्रेशर ग्रुप बोला जाता है। तो प्रेशर ग्रुप रिफर्स टू ग्रुप ऑफ दोज पीपल, लाइक माइंडेड पीपल having like kind of the attitude, those who try to influence formal decision making process without getting involved into it, such kind of the groups they are known as pressure group। ये बात डियर फ्रेंड्स समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रेशर ग्रुप, दैट यू आर ए ग्रुप concerning with either youth, concerning with farmers, concerning with women, concerning with trade union या वर्कर्स, ऐसे लोगों के आप समूह हैं जो सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं बिना सरकार में शामिल हुए। ऐसे ग्रुप्स को हम प्रेशर ग्रुप बोल रहे हैं। ये बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? यस। अब देखिए ये जो दबाव समूह है इन्हें हित समूह भी बोलते हैं। सच प्रेशर ग्रुप्स दे आर ऑल्सो नोन एज समटाइम्स इंटरेस्ट ग्रुप। सो देयर इज द डिफरेंस बिटवीन a group known as interest group and a group known as pressure group। so देखिए प्रेशर ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है। इंटरेस्ट ग्रुप भी लाइक माइंडेड पीपल का ग्रुप होते हैं जिसमें आप कुछ कॉमन इंटरेस्ट को रेस करते हैं। प्रेशर ग्रुप भी लाइक माइंडेड पीपल का क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं जिसमें आप उन लाइक माइंडेड पीपल के इंटरेस्ट को रेस करते हैं। बट व्हेन एनी इंटरेस्ट ग्रुप it starts influencing policies of government, then that particular interest group becomes pressure group। so हर pressure group interest group है, but हर interest group pressure group नहीं है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो देखिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक बॉडी है इंडिया में जो इंडिया में मेडिकल जो एजुकेशन है उसके स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए बनी है। सच काउंसिल इज नोन एज मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो इंडिया में एजुकेशन के लेवल को बनाए रखने के लिए बनी है। बट जब ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट पे इस तरह का प्रेशर बनाए कि इंडिया में इससे ज्यादा डॉक्टर्स पर ईयर प्रोड्यूस नहीं होंगे, जिससे डॉक्टर्स की जो मार्केट वैल्यू है, डॉक्टर प्रोफेशन की जो इंपॉर्टेंस है वो बनी रहे, then medical council of India they are acting as a pressure group।
हालांकि ये जो काउंसिल बनी है, इंडिया में जो मेडिकल शिक्षा का स्तर है, मेडिकल एजुकेशन का जो लेवल है, उसके स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए, उसे इवेलुएट करने के लिए, बट व्हेन द सेम ऑर्गेनाइजेशन इट स्टार्ट proposing imposing pressure on the government कि every year we will not produce more than this number of doctor, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट को या समाज को 5 लाख डॉक्टर पर ईयर की जरूरत हो, बट हम 50,000 डॉक्टर पर ईयर क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे डॉक्टर्स का जो प्रोफेशन है ये डिमांड में बना हुआ है। उसके कंपेयर में आप डिटर्जेंट केक की तरह से इंजीनियर्स को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। उतनी जॉब भी नहीं है, उतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, बट इंजीनियर्स आप मल्टीपल टाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं। शायद इतनी जॉब नहीं है इंजीनियर्स की, वो इंजीनियर्स बैंक POSSC की तैयारी कर रहे हैं, और डॉक्टर्स आप लेस प्रोड्यूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया दे आर एक्टिंग एज अ प्रेशर ग्रुप। सो देखिए फिक्की, CII जो बिग इंटरप्राइजेस या बिजनेसमैन के ग्रुप हैं, देखिए दे आर द इंटरेस्ट ग्रुप, बट व्हेन सच फिक्की सच CII बजट के टाइम पे सरकार पे प्रेशर बनाए कि बिजनेस क्लास के लिए आपको ये प्रोविजन लाने पड़ेंगे, देन दैट इंटरेस्ट ग्रुप इज एक्टिंग एज अ प्रेशर ग्रुप। सो व्हाट आई एम सेइंग, एवरी प्रेशर ग्रुप इज इंटरेस्ट ग्रुप, बट नॉट एवरी इंटरेस्ट ग्रुप इज प्रेशर ग्रुप। दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? ये बात आप लोग समझ पा रहे हैं डियर फ्रेंड? देखिए अगर ये बात सभी को समझ में आ रहा है तो बताइएगा। ठीक है, फाइन। अब क्या होता है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं दे ट्राई टू इंपोज, दे ट्राई टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन गवर्नमेंट विद रिगार्ड टू पॉलिसी मेकिंग, कि सरकार जो पॉलिसीज बना रही है उनको लेके ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं सरकारों पे एक प्रेशर बनाते हैं और उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। सो दे ट्राई टू इन्फ्लुएंस decision making process of government. So that is the type of work these pressure groups they function. इस दौरान ये जो प्रेशर ग्रुप होते हैं they are not becoming the part of the government, ये खुद गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, बट गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाते हैं। और देखिए अगर एक ऐसी सोसाइटी है जो मल्टी एथनिक सोसाइटी है, मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, जिसमें बहुत अलग अलग तरह के कास्ट हैं, कम्युनिटीज हैं, ऐसी सोसाइटी जिसमें अलग अलग सेक्शन है, फार्मर्स हैं, बिजनेस क्लास है, कुछ लोग अपर कास्ट खुद को बोलते हैं, कुछ लोग लोअर कास्ट बोलते हैं, कुछ लोग शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, कुछ लोग शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं, कुछ नॉर्थ ईस्टर्न के लोग हैं, कुछ साउथ इंडिया के लोग हैं, कुछ नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, कुछ महिलाओं के ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रांसजेंडर के ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं। देखिए सोसाइटी में अलग अलग तरह के क्या है, समूह हैं, अलग अलग तरह के इंटरेस्ट ग्रुप हैं। और डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट अकोमोडेशन। जो डेमोक्रेसी है वो सबको समाहित करने का प्रयास है। इट इज एन अटेम्प्ट टू अकोमोडेट ईच एंड एवरी सेक्शन और क्लास ऑफ सोसाइटी, एंड इन दैट प्रोसेस डियर फ्रेंड, उस प्रोसेस में प्रेशर ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप की जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ती जा रही है बेसिकली। क्योंकि मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि हो सकता है कि सोसाइटी का कोई एक ऐसा ग्रुप हो जो 1% भी ना हो, पूरी पॉपुलेशन में 1% भी ना हो, पूरी पॉपुलेशन में सपोज 1% ही हो। सो इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में ये शायद उतना इन्फ्लुएंशियल ना हो, और पार्टीज इलेक्शन के टाइम पे ऐसे ग्रुप को इग्नोर कर दें, उनके लिए कोई कमिटमेंट न करें। बट ये जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं ये ऐसे समूहों के इंटरेस्ट को सामने लाते हैं, पब्लिक डोमेन में लाते हैं, और उन मुद्दों पे सरकारों को जवाब देना पड़ता है। और यही इंटरेस्ट ग्रुप जब प्रेशर ग्रुप बन जाते हैं तो ऐसे मुद्दों पे ये गवर्नमेंट पे प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, प्रोटेस्ट के थ्रू, एजिटेशन के थ्रू, बंद के थ्रू, और सरकार को अपनी नीति निर्माण में, अपने डिसीजन मेकिंग में, अपने पॉलिसी मेकिंग में इस ग्रुप से जुड़े हुए कुछ इश्यूज को इंट्रोड्यूस करने के लिए बोलते हैं। तो सच काइंड ऑफ एन अटेम्प्ट इज बीइंग टेकन बाय whom? Pressure groups or interest group. So democracy is all about negotiations. Democracy is all about adjustment. Democracy is all about mutual accommodation. So ये जो प्रेशर ग्रुप्स और इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं डियर फ्रेंड, ये गवर्नमेंट्स को बताते हैं कि डिसीजन मेकिंग में हमें सभी सेक्शंस को अकोमोडेट करना है। नो सेक्शन शुड फील दैट दे आर गेटिंग इग्नोर्ड। किसे क्या मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, इससे रिलेटेड ये प्रेशर एग्जर्ट करते रहते हैं, किस पे, गवर्नमेंट्स पे। तब देखिए गवर्नमेंट्स ऐसी नीतियां लाती हैं, ऐसी पॉलिसीज लाती हैं जिससे एक इंक्लूसिव सोसाइटी हम क्या कर पाए, बना पाए। एंड नो सेक्शन ऑफ सोसाइटी शुड फील दैट दे हैव बीन एक्सक्लूडेड
इन प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, इन प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट, ये एक यूटिलिटी है किसकी, प्रेशर ग्रुप्स की। ये बात समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे? दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? So pressure group, Nilesh, it consists of group of those people who are like-minded people who have some common interest, and with regard to that interest, they are trying to exert pressure on the decision maker, on the government of the day. Such groups are known as pressure group. ये बात नीलेश समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? और प्रेशर ग्रुप की यूटिलिटी ये है कि सोसाइटी का कोई भी सेक्शन छूट न जाए, कि नो सेक्शन ऑफ सोसाइटी शुड लेफ्ट बिहाइंड. दैट इज द यूटिलिटी ऑफ प्रेशर ग्रुप एंड इंटरेस्ट ग्रुप. दिस इज द यूटिलिटी. दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? आप देखिए, जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो कई तरीके के हो सकते हैं. यहाँ पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप. और देखिए, जब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप, तो उसमें बात हो रही है एलमंड और पॉवेल की. सो एलमंड और पॉवेल ये दो स्कॉलर हैं जिन्होंने बात की है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप प्रेशर ग्रुप के बारे में. पहला बोल रहे हैं एसोसिएटिव प्रेशर ग्रुप. देखिए, एसोसिएटिव प्रेशर ग्रुप्स लाइक ट्रेड यूनियन, जो ट्रेड यूनियंस हैं, लाइक इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ये लोगों को एसोसिएट करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं और उनके इंटरेस्ट को एग्रीगेट करते हैं और फिर उन्हें सरकारों के सामने क्या करते हैं, ले आते हैं. तो सच ट्रेड यूनियन, सच फार्मर्स यूनियन, such are the unions those who are associative pressure group, जिनकी मेंबरशिप काफी ज्यादा होती है. they try to exert huge pressure on whom, government of the day. such groups are known as associative pressure group, जिनकी मेंबरशिप बढ़ती रहती है, उसकी कोई अपर लिमिट नहीं होती है, बल्कि सोसाइटी के किसी इंपॉर्टेंट सेक्शन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. डियर फ्रेंड, दूसरा जो देखिए ग्रुप होता है, इसको मैं नॉन एसोसिएटिव ग्रुप बोल रहा हूँ. नॉन एसोसिएटिव इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो ग्रुप होते हैं, ये किसी ऐसे एसोसिएशन पे बेस्ड नहीं होते. इनका जो काम होता है वो प्रीमोडियल टाइज पे होता है, कास्ट पे, रिलीजन पे. सो देखिए, एसोसिएटिव वाले में तो देखिए वो ग्रुप्स है जिनको पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड एक तरह से रिकॉग्निशन मिला हुआ है. फार्मर्स एज ए कम्युनिटी को, वर्किंग क्लास एज ए कम्युनिटी को, इंडस्ट्रियलिस्ट एज ए कम्युनिटी को. सो देखिए, ये किसी न किसी इकोनॉमिक ग्रुप को क्या कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसलिए हमने एसोसिएटिव बोले थे. बट ये जो नॉन एसोसिएटिव है डियर फ्रेंड, ये प्रीमोडियल टाइज पे. प्रीमोडियल टाइज क्या है, जो आप अपने बर्थ से कैरी करते हैं, अपना जेंडर, अपना रिलीजन, अपनी कास्ट, अपना रेस. तो इसके बेसिस पे जो आप ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं कि ऑल इंडिया जाट एसोसिएशन, और ऐसे जो एसोसिएशन होते हैं डियर फ्रेंड, ये बहुत प्रेशर बना कर रखते हैं पार्टीज पे, कि जब आपने हरियाणा में लोकसभा का चुनाव लड़ा, हरियाणा में विधानसभा का चुनाव लड़ा, तो जाट कम्युनिटी को कितने टिकट दिए आपने. पंजाब में जब आपने चुनाव लड़ा तो बीजेपी ने सिखों को कितने टिकट दिए और नॉन सिख को कितने टिकट दिए, और उनका जो चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट है वो है कौन, बेसिकली है वो एक सिख है या नहीं है. देखिए, इस तरह का प्रेशर बना रहता है. इसीलिए देखिए, हर पार्टी में आप पाएंगे कि पार्टी के अंदर एक विंग होता है कि बीजेपी का ट्रेड यूनियन विंग, बीजेपी का महिला विंग, बीजेपी का ओबीसी विंग, शेड्यूल कास्ट विंग, शेड्यूल ट्राइब विंग, बीजेपी का ट्रेडर्स का विंग, बीजेपी का देखिए इस तरह से आप फार्मर्स विंग. सो कांग्रेस के अंदर भी एक किसानों की विंग होगी, एक ओबीसी की विंग होगी, एक शेड्यूल कास्ट की विंग होगी, एक ईस्टर्न यूपी के जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं, आपने पूर्वांचल की विंग बना के रखा हुआ है. सो पार्टी के अंदर आप ऐसा बना के रखते हैं, मतलब पार्टीज के अंदर इन प्रेशर ग्रुप्स को आपने अकोमोडेट कर दिया है. और जब आप टिकट बांटते हैं तो सबका बड़ा प्रेशर होता है. देखिए, ये प्रेशर ग्रुप्स का प्रेशर केवल सरकार बनने के बाद स्टार्ट नहीं होता, ये कांस्टेंट प्रेशर है कि जब पार्टीज कैंडिडेट को टिकट देती हैं तो कितने टिकट उसमें जाट हैं, कितने टिकट उसमें शेड्यूल कास्ट के हैं, कितने टिकट महिलाओं के हैं, कितने टिकट उसमें यूथ के हैं. तो ये इस तरह से आप कांस्टेंट प्रेशर बनाए रखते हैं. और जब आप पावर में आते हैं तो उस हित के लिए क्या किया जाए क्या ना किया जाए उसको लेके आप प्रेशर एग्जर्ट करते हैं. तो देखिए, अभी हो क्या रहा है, ये जो ट्रेड यूनियन, ये जो फार्मर्स एसोसिएशन है, इनका कहना है कि आपने फार्मर्स के लिए लॉ बनाया, बट हमसे डिस्कस ही नहीं किया. हम फार्मर्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं, सरकार
तो सबकी रिप्रेजेंटेटिव है। बट हो सकता है कि आपने ट्रेड ऑफ कर दिया हो, जो बिजनेसमैन है उनके इंटरेस्ट और किसानों के इंटरेस्ट के बीच में, ज्यादा आपके बिल झुके हुए हैं बिजनेसमैन के लिए, किसानों के लिए नहीं है। और बिना हमसे पूछे आप कैसे सोच सकते हैं कि आप किसानों की बेहतरी के लिए कर रहे हैं? सो वी आर द रियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फार्मर। सो इस तरह के देखिए जो ग्रुप्स होते हैं एसोसिएटिव वाले, वो किसी इकोनॉमिक इंटरेस्ट वाले जो ग्रुप हैं, चाहे फार्मर्स हैं चाहे ट्रेड यूनियंस हैं, उनके हितों की रक्षा करने के लिए होते हैं। नॉन एसोसिएटिव जो ग्रुप होते हैं वो कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे बनाए जाते हैं। एंड देन थर्ड, हम आपके साथ इंस्टीट्यूशनलाइज प्रेशर ग्रुप की बात कर रहे हैं। और इंस्टीट्यूशनलाइज प्रेशर ग्रुप में आप ऐसे प्रेशर ग्रुप को रख सकते हैं जो इंस्टीट्यूशंस के अंदर काम करते हैं, जैसे आईएएस लॉबी, आईपीएस लॉबी। दीज आर द प्रेशर ग्रुप्स जो बड़ी बड़ी जो पोस्ट होती हैं सेक्रेटरी लेवल की, भले ही वो पुलिसिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, होम मिनिस्ट्री में, बट कई बार ऐसा हुआ है कि किसी सीनियर आईपीएस को ना मिलके किसी सीनियर आईएएस को मिल गई है वो टॉप मोस्ट पोस्ट। मतलब ये आईएएस लॉबी का क्या है, इन्फ्लुएंस है, ये आईपीएस लॉबी का इन्फ्लुएंस है, आईआरएस लॉबी है। तो इस तरह की बहुत सारी लॉबी चलती रहती है जो इंस्टीट्यूशन के अंदर काम करते हैं। ये कभी स्ट्राइक के लिए नहीं जाते, कभी बंद की कॉल नहीं करते, बट ये लॉबी अच्छे से जानती है कि जो हमारे मिनिस्टर्स हैं सरकारों को चलाने के लिए कहीं ना कहीं इस लॉबी पे वो क्या है, डिपेंडेंट है। तो ऐसे प्रेशर ग्रुप्स को हम इंस्टीट्यूशनलाइज प्रेशर ग्रुप बोलते हैं। ये बात समझ पा रहे हैं डियर फ्रेंड? दिस थिंग यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? यहां तक सभी कुछ क्लियर है? देन एक और देखिए प्रेशर ग्रुप है जिसको मैं एनोमिक प्रेशर ग्रुप बोल रहा हूं। और एनोमिक प्रेशर ग्रुप से मेरा मतलब ये है कि देखिए प्रेशर तो एग्जर्ट करना चाहते हैं, बट प्रेशर एग्जर्ट करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी यूज करेंगे उसको लेके कोई कंसर्न नहीं है इनके माइंड में। देयर इज नो कंसर्न। ये नॉन वॉलेंट तरीके से भी आगे आ सकते हैं और वॉलेंट तरीके से भी आ सकते हैं। मतलब इनका कोई नियम कानून नहीं है। ये कई बार आईडी बिछा देते हैं, कई बार ये सिक्योरिटी फोर्सेस पे मार्केट में अटैक कर देते हैं, कई बार ये पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर की हत्या कर देते हैं घर में। तो देखिए ये एनोमिक प्रेशर ग्रुप है। इनका भी जो मोटिव है वो प्रेशर एग्जर्ट करना है किस पे, सरकार पे, पर कोई रूल बाउंड नहीं है इसलिए। तो ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे नक्सलाइट्स, ऐसे मोइस्ट, ऐसे इंसर्जेंट ग्रुप्स, दे आर आल्सो ट्राइंग टू एग्जर्ट प्रेशर ऑन होम, गवर्नमेंट ऑफ द डे, बट प्रेशर थ्रू व्हाट काइंड ऑफ द टेक्निक? Not through any rule-bound technique, but without any rules. They want to exert pressure on whom? Government. So such kind of the pressure groups are known as anomic pressure group. ये बात dear friends समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? This thing is clear to all of you or not? सिविल सोसाइटी पूजा एक बड़ा टर्म है और सिविल सोसाइटी के अंदर हमने डिस्कस किया था कि विद इन सिविल सोसाइटी ऑल काइंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर देयर। हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर ये पूरी सोसाइटी है, इफ दिस इज द इंटायर सोसाइटी, इफ दिस इज द कंप्लीट सोसाइटी, विद इन दैट सोसाइटी देयर इज वन पार्ट दैट वी आर रेफरिंग एज स्टेट। इसको हम स्टेट की तरफ से रेफर कर रहे थे। स्टेट के अंदर वो पार्ट आता है इसमें स्टेट लेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं। इसमें से अगर आप प्रॉफिट मेकिंग प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को हटा दें, प्रॉफिट वाले, तो देखिए जो भी बचता है इस पार्ट को आप बोल रही थी कि दिस पार्ट इज व्हाट, सिविल सोसाइटी। अब सिविल सोसाइटी के अंदर देखिए इंटरेस्ट ग्रुप भी हैं, सिविल सोसाइटी के अंदर प्रेशर ग्रुप भी हैं, सिविल सोसाइटी के अंदर एनजीओज भी हैं, सिविल सोसाइटी के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, सिविल सोसाइटी के अंदर कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। तो सिविल सोसाइटी इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट एंड विद इन दैट सिविल सोसाइटी वन एस्पेक्ट इज ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप एंड प्रेशर ग्रुप। ये बात समझ पा रही है पूजा? ठीक है। लास्ट जो ग्रुप है बता रहा था गुरमिंदर, जो मैं एनोमिक ग्रुप के बारे में बता रहा था, एनोमिक जो ग्रुप होते हैं वो भी सरकारों पे प्रेशर बनाते हैं। They also exert pressure, but their techniques are not right. Their techniques are wrong. They want to exert pressure anyhow. वो anyhow गवर्नमेंट पे क्या बनाना चाहते हैं? प्रेशर बनाना चाहते हैं। ये जो उनका अटेम्प्ट है टू exert pressure anyhow, that is bad. उसके बारे में हम आपके साथ बात कर रहे थे
कि दिस थिंग इज नॉट राइट, दैट यू वांट टू एक्सर्ट प्रेशर इन एनी मैनर. सो एनी मैनर जो आप प्रेशर एक्सर्ट करना चाह रहे हैं उसमें वॉलेंट टेक्निक भी आप यूज कर रहे हैं. सच वॉलेंट जो टेक्निक आप यूज कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं सही नहीं है. ये जो वॉलेंस कर रहे हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो आईईडी ब्लास्ट कर रहे हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस पे आप अटैक कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सही नहीं है. उसके बारे में हम आपके साथ बात कर रहे थे. ये बात क्लियर है आप सभी को? दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? ये बात समझ पा रहे हैं? सो देखिए ये 4 तरह के हमने आपके साथ प्रेशर ग्रुप डिस्कस करे. हमने आपके साथ डिस्कस किया कि ये प्रेशर ग्रुप है. तो देखिए जो यूटिलिटी हमने आपके साथ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के केस में डिस्कस की थी, वही सारी यूटिलिटी प्रेशर ग्रुप के केस में भी है. प्रेशर ग्रुप जो कि शेयर्ड इंटरेस्ट में बने होते हैं, प्रेशर ग्रुप जिनकी स्ट्रेटेजी है प्रेशर बनाना, प्रेशर ग्रुप जो किसी लाइक माइंडेड ग्रुप के इंटरेस्ट को रेज करते हैं, उसे पब्लिक डोमेन में लाते हैं जो अभी तक वो साइड लाइन होकर रखा था, और उससे रिलेटेड सरकारों पे क्या बनाते हैं, दबाव बनाते हैं. तो ऐसे ग्रुप्स को आप इंटरेस्ट ग्रुप या प्रेशर ग्रुप बोलते हैं. ये बात सभी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? देखिए यहां तक अगर कोई डाउट है डियर फ्रेंड्स, सो प्लीज आस्क मी, इज देयर एनी डाउट टिल नाउ और नॉट? यहां तक सारी चीजें सही हो रही है? यहां तक सब कुछ समझ में आ रहा है? फाइन. अब देखिए इसी बात को मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ कंटिन्यू करूंगा और मैं आपके साथ 2 इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करूंगा. पहला तो जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था इन जनरल, उसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ले आऊंगा. और दूसरा जो पॉलिटिकल एलीट का कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था इन जनरल, उसे मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ले आऊंगा. सो दीज 2 थिंग्स I will discuss with you people in the next class. I hope whatever I discussed till now that is understood to you. आप लोगों ने इस चीज को समझा, उसे एंजॉय किया. इसी को हम नेक्स्ट क्लास में फिर से स्टार्ट करेंगे. यहां तक अगर कोई और डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. कल की क्लास सीमा आपकी मिस हो गई, उससे रिलेटेड देखिए जो रिकॉर्डिंग है आप एक बार देख लीजिए. उससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो आप ग्रुप में भी मुझसे पूछ सकती हैं. आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझसे डिस्कस कर सकती हैं. अगर कोई भी डाउट है लास्ट क्लास से तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. Associative pressure groups, they are those pressure group, Thomas, which are in recognition of number of associations which have recognition throughout the world, like farmers association, like workers association, trade unions. Such kind of the groups are associative groups जो widest possible membership में believe करते हैं and they try to exert pressure on the government of the day. ये बात समझ पा रहे हैं थॉमस? Fine. Thank you.